चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये देखो, ये आपको मानचित्र दिख रहा है। ये मानचित्र दोस्तों तब का है जब 1952 से 67 के बीच में पहले आम चुनाव से लेके 1967 तक का है। ये कांग्रेस का प्रभुत्व दिखा रहा है अपने को कि किस कदर 1952 का आम चुनाव था, तब से लेके 1967 तक कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश पर एक छत्र शासन किया और हर राज्य के विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस विजेता क्यों रही। दोस्तों आपको जो येलो कलर वाला दिख रहा है, येलो कलर का मैप दिख रहा है, इसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, आंध्र प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, पूरा एक छत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस का पहले आम चुनाव से लेके 1967 तक इवन केंद्र में सरकार के साथ साथ राज्यों में भी क्या है, कांग्रेस की सरकारें बनी है। केवल आप दो क्षेत्र छोड़ दो, एक तो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको, इसके अलावा एक छोटा सा क्षेत्र आपको केरला वाला दिख रहा है। ये केरल और जम्मू कश्मीर का मामला छोड़ दो तो पूरे देश में किसका शासन रहा है, कांग्रेस का शासन रहा है। और इसे ही भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रणाली कहा गया है, कांग्रेस सिस्टम। तो आपसे कोई पूछ ले कि कांग्रेस प्रणाली किसे कहते हैं, तो कांग्रेस प्रणाली है क्या, दोस्तों आपका जवाब ये होगा, पहले आम चुनाव से लेके 1967 तक कांग्रेस का एक छत्र राज रहा। लोकसभा या फिर राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हर बार एक तरफा जीत दर्ज की और इन राज्यों में सेंटर और स्टेट दोनों जगह कांग्रेस का शासन था, उसे ही कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। इवन आप बोल सकते हो आज़ादी के बाद से 1967 तक का टाइम था वो कांग्रेस प्रणाली है, जिसे रजनी कोठारी जो कि पॉलिटिकल साइंस के विद्वान है भारतीय और समाजशास्त्र की भी है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कांग्रेस सिस्टम बोला है, कांग्रेस सिस्टम बोला है। तो आपने देखा कि किस प्रकार इन सब राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। हालांकि ये जो केरल है, केरल में पहली बार 1957 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उन चुनावों में यदि कहीं साम्यवादियों की या कम्युनिस्टों की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार बनी है तो वो भारत के केरल में बनी है। इसको भी कुछ समय बाद जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा और राष्ट्रपति शासन लगा 356 का प्रयोग करके यहाँ पर क्या कर दिया गया, इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। तो आप देख सकते हो जवाहरलाल नेहरू जैसे लोकतांत्रिक नेता भी 356 का प्रयोग करने से अपने हाथ नहीं रोक पाए, सत्ता किस कदर करवा देती है। इसके बाद में बात करें यहाँ पर जो दोस्तों ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो शेख अब्दुल्ला की पार्टी थी और नेशनल कांग्रेस ने क्या यहाँ पर चुनाव जीता था और यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। तो भारत में केवल दो जगह ऐसी थी जहाँ पर कांग्रेस को चुनौती मिली थी, जम्मू कश्मीर और केरल। जम्मू कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस, शेख अब्दुल्ला की नेशनल कांफ्रेंस ने चुनौती दी। वहीं यहाँ पर जो सीपीआई पार्टी थी, सीपीआई का एक जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ था, उसने चुनौती दी, जिसमें केरल की विधानसभा की 126 सीटों में से 60 सीटें किसने जीती, एलडीएफ ने जीत दर्ज की। और ईवीएस नमूद्रीपाद यहाँ पर क्या बने, एलडीएफ के मुख्यमंत्री बने थे। अब आप एक थोड़ा सा मैप ये देख लो, यहाँ पर आपको देखो ये जो दिखाई दे रहा है, पहले आम चुनाव, दूसरे आम चुनाव और तीसरे आम चुनाव के बारे में बताया गया है। तो पहला आम चुनाव था, इसमें कांग्रेस ने 364 सीट जीती है। उसके बाद में दूसरा आम चुनाव था, उसमें 371 सीट जीती है, 364, 371। और तीसरा आम चुनाव था, इसमें कांग्रेस ने 361 सीट जीती है। तो देखो कांग्रेस का कितना उस समय 489 सीटों में से और 494 सीटों में से 364 सीटें जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि कांग्रेस को वोट मिले थे, वोट मात्र 45% मिले थे। उसके बावजूद भी तीनों आम चुनावों में सीटें हैं वो 70 से 75% सीटें जीतती रही है। ये क्यों हुआ, ये अपने जो फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये हमने अगरताई विजेता प्रणाली अपनाई है, उसके परिणाम स्वरूप क्या रहा है, उसके परिणाम स्वरूप ये पूरा सिस्टम रहा है कि एक पार्टी को 45-50% वोट मिलते हैं, लेकिन वो सीटें लगभग 80% तक सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है। आपको पता होगा 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी की सरकार ने 509 सीटों में से 411 सीटों में जीत दर्ज की, जबकि उनको वोट परसेंटेज मिला था 48% मिला था। आपको पता होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी है, उसने 303 सीटें अर्जित करने में सफलता प्राप्त की। कितने में से, 543 में, जबकि बीजेपी को वोट परसेंट कितना मिला था, 36 या 37% वोट मिला था। तो ये सब चीजें अपने जो
फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम है या अग्रताई विजेता प्रणाली है, इसकी वजह से ये सब चीज़ें होती है। उसके बाद आप देखो पहले आम चुनाव थे उसमें सबसे ज़्यादा निर्दलीय है वो 37 निर्दलीय चुन के आए थे। कितने निर्दलीय थे? 37 निर्दलीय थे। वहीं दूसरे लोकसभा चुनाव में 42 निर्दलीय चुन के आए थे और तीसरे लोकसभा चुनाव में निर्दलीयों की संख्या कम होकर कितनी रह गई थी? 29 रह गई थी। तो ये बात भी आप ध्यान रखना, उसकी 29 रह गई थी। उसके बाद में हम बात करें पहले लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन सा था? तो वो दोस्तों सीपीआई था। कौन सा था? सीपीआई था। और सीपीआई को सीट मिली थी 16 सीट मिली थी। पहले लोकसभा चुनाव में सीपीआई को 16 सीटों के साथ सीपीआई दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। और उसके बाद में जो दूसरा लोकसभा चुनाव था उसमें सीपीआई को 27 सीट मिली और तीसरे लोकसभा चुनाव में 20 सीट मिली। किस पहले आम चुनाव में 16, दूसरे में 27 और तीसरे में 20। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे हम इनको विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये था कांग्रेस का प्रभुत्व का जो भारत था, ये भारत ऐसा था और इसमें कांग्रेस का वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम चलता था। अब हम चर्चा करते हैं आगे। हाँ, आपने देखा था किस कदर अधिकांश राज्य यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और जो आपके मद्रास, कर्नाटक, इन सब राज्यों में कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1952 से लेकर 1967 तक 71 इनका शासन था। इसके बाद में केरल में कम्युनिस्टों की सरकार बनी थी जो 57 से 59 तक चली। उसको फिर केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा के गिरा दिया था। और नीला कलर है जिसमें दिखाया गया है जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस के शेख अब्दुल्ला या बख्शी गुलाम मोहम्मद ये सीएम बने थे। और हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बाद में कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा था ही। उसके बाद में हम बात करते हैं महत्वपूर्ण भौगोलिक और राजनीतिक लक्ष्य। 1952 का पहला आम चुनाव भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ जुड़ा हुआ था। तीनों लोकसभा चुनाव 1952, 1957, 1962 में कांग्रेस का अधिकांश केंद्र व अधिकांश राज्यों पर नियंत्रण था। केरल एकमात्र राज्य था जहां पर कम्युनिस्टों की सरकार बनी थी, जो कि ये भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का परिणाम है। 1967 के बाद अनेक राज्यों में गैर कांग्रेस सरकारें बनी, इसे कांग्रेस के प्रभुत्व का अंत कहा जाता है। तब अब कई बार आपको ये पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस के प्रभुत्व का अंत कैसे हुआ? तो दोस्तों 1967 का चुनाव हुआ और 1967 के चुनाव में कुछ भी खास बातें क्या थी? पहले बात तो सबसे खास बात ये थी जो नेहरू जी थे वो 1964 में चले गए थे। उसके बाद में शास्त्री जी भी 1967 में चले गए थे। तो कांग्रेस को नेतृत्व की जो हानि हुई थी, एक नंबर बात तो ये थी। और उसके बाद में 1966 में इंदिरा गांधी को पीएम बनाया गया, जिनके पास बहुत ज़्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं था। और कांग्रेस पार्टी पहली बार एक अनुभवहीन नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी, अर्थात उनके पास एक करिश्माई नेता नहीं था। जवाहरलाल नेहरू के जैसा करिश्माई नेतृत्व नहीं था। इस वजह से क्या हुआ, कांग्रेस केवल एक सिंडिकेट या फिर अनुभवहीन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी और इनके पास करिश्माई नेता नहीं था। इन सब चीज़ों का फायदा किसने उठाया? राम मनोहर लोहिया ने। किसने उठाया? लोहिया जी ने उठाया। और लोहिया जी ने जो गैर कांग्रेसी पार्टियां थी उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के नारे के साथ, कौन सा नारा दिया? गैर कांग्रेसवाद नारे के साथ लामबंद कर लिया। और जो अब तक 1967 से 1962 के लोकसभा चुनाव तक जो गैर कांग्रेसवादी वोट थे वो बिखरते थे या फिर वो बंट जाते थे, उनको इन्होंने बंटने नहीं दिया और उन वोटों को एकजुट कर लिया। और इसका परिणाम ये हुआ 1967 का जो लोकसभा चुनाव या फिर राज्यों के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया, तो उस समय लगभग 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें चली गई थी या फिर वहाँ पर संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी। तो अब राजनीतिक बोलचाल की भाषा में उसे वोटों के माध्यम से क्रांति या राजनीतिक भूचाल की संज्ञा दी गई। क्या दी गई? राजनीतिक भूचाल की संज्ञा दी गई कि कांग्रेस पार्टी जो अभी तक 71 राज कर रही थी वो कांग्रेस पार्टी कैसे हार गई, वोटों के माध्यम से क्रांति, इसको संज्ञा दी गई। और ये एक राजनीतिक चर्चा चलने लगी थी कि आप दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन में बैठो, दिल्ली से हावड़ा पश्चिम बंगाल में पड़ता है दोस्तों, हावड़ा जाने के लिए ट्रेन में बैठो तो बीच में एक भी कांग्रेस शासित राज्य नहीं आता है। तो इसका ये परिणाम था कि किस कदर हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये जो उड़ीसा वगैरह क्षेत्र है या फिर मध्य प्रदेश है, राजस्थान में सरकार गिरते गिरते बची थी 1967 में। तो ये सब चीज़ें कांग्रेस को 1967 में लोहिया जी के नेतृत्व में हार का सामना करना पड़ा। केंद्र में जैसे तैसे करके कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। तो ये चीज़ें उस टाइम में कांग्रेस के साथ हुई थी। और 1967 के जो चुनाव थे उसको कांग्रेस के प्रभुत्व का अंत भी कहा जा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी सिस्टम था या फिर
फिर वन पार्टी सिस्टम था, उस कांग्रेस सिस्टम था, उसका क्या डिक्लाइन होना लग गया था। हालांकि 1971 का जो चुनाव था उसमें कांग्रेस ने फिर रिवाइव कर लिया, लेकिन उस समय कांग्रेस सिस्टम ने रिवाइव नहीं करके केवल और केवल कांग्रेस ने रिवाइव किया था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1971 के चुनाव में लाजवाब जीत दर्ज की थी कांग्रेस ने, और उसके बाद में 77 के चुनाव में हारने के बाद फिर लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा था। ठीक है, तो ये सब चीजें हुई थी। अब बात करते हैं जो 3 लोकसभा चुनाव है उनका हम विस्तृत विवरण कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो कांग्रेस पार्टी भारत की उस आज़ादी के समय उस समय एकमात्र बड़ी पार्टी थी जिसका गांव-गांव ढाणी-ढाणी संगठन था, उस कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पहला लोकसभा चुनाव था, उसमें कांग्रेस को 364, दूसरे में 371 और तीसरे लोकसभा चुनाव में 361 सीटें मिली थी। ये कई बार अपने को फैक्ट पूछ लिए जाते हैं और ये आपको बहुत ही ज़्यादा विस्तार से इनको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि एनसीईआरटी या फिर अपने आरबीआईसी जो वो एग्जाम कराती है वो ऐसे क्वेश्चन पूछती है। पहले आम चुनाव में जो पहला, दूसरा और तीसरा, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? कांग्रेस को 364 सीटें मिली। उसके बाद दूसरे में 371 सीटें मिली और तीसरे में 361 सीट मिली। ये 1952 का लोकसभा चुनाव था, ये 1957 का था और ये 1962 का था। कांग्रेस को 364, दूसरे में 371 और तीसरे में 361। अब यहाँ पर बात ये आती है कि सीपीआई को कितनी मिली? तो सीपीआई को पहला लोकसभा चुनाव था, उस पहले लोकसभा चुनाव में 16 सीटें मिली, दूसरे में 27 सीटें मिली और तीसरे लोकसभा चुनाव में 62 सीटें मिली थी। कौन सी पार्टी को? ये सीपीआई पार्टी है दोस्तों, सीपीआई पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय साम्यवाद दल को। तो पहले लोकसभा चुनाव में या दूसरे लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में कौन सी पार्टी थी? साम्यवादी पार्टी थी, ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद में भारतीय जनसंघ, उसके बाद में भारतीय जनसंघ की बात करें तो भारतीय जनसंघ ने पहले आम चुनाव में 3 सीटें जीती। कितनी? मात्र 3। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराम मधोक के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और मात्र 3 सीटें जीती। उसके बाद में दूसरे लोकसभा चुनाव में 4 सीटें जीती और तीसरे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ का प्रभाव बढ़ा और 14 सीटें जीत ली थी। ये थोड़ी सी बात आप ध्यान रखना। उसके बाद में सोशलिस्ट पार्टी, जो सोशलिस्ट पार्टी थी, समाजवादी पार्टी थी, इन्होंने क्या किया? पहले लोकसभा चुनाव में जो सोशलिस्ट पार्टी थी, पहले लोकसभा चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें मिली। कितनी? 12 सीटें मिली। दूसरे लोकसभा चुनाव में 19 सीट मिली और तीसरे लोकसभा चुनाव में 18 सीटों पे जीत दर्ज करने में सफल हुए। उसके बाद में स्वतंत्र पार्टी भी आती है एक। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना राजगोपालचारी या फिर के.एम. मुंशी जैसे लोग हैं या फिर जयपुर की महारानी गायत्री देवी जैसे लोग हैं, इन्होंने इनकी स्थापना की और इसने चुनाव भी 1962 में लड़ा था। 1959 में स्थापना हुई और 1962 में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन के उभरी थी और 1962 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें स्वतंत्र पार्टी को 18 सीट मिली थी। कितनी? 18 सीट मिली थी। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो आपने क्या देखा? 1952 का लोकसभा चुनाव था, उसमें कांग्रेस पार्टी को 364, कम्युनिस्ट पार्टी को 16, भारतीय जनसंघ को 3 सीट मिली, सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें मिली है। उसके बाद में 1957 का दूसरा लोकसभा चुनाव था, उसमें कांग्रेस पार्टी को 371 सीट मिली, सीपीआई को 27 सीट मिली, भारतीय जनसंघ को 4 सीट मिली और सोशलिस्ट पार्टी को 19 सीट मिली थी। उसके बाद में देखा आपने तीसरा लोकसभा